हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं अमित पटेल। आज हम लेके आए हैं क्लास 10 केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर लेक्चर नंबर 3, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। मीन्स कितने टाइप के केमिकल रिएक्शन होते हैं। अभी जस्ट इसके पहले दो लेक्चर में हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा कि केमिकल और रिएक्शन क्या होते हैं। सेकंड लेक्चर में उनके कुछ उससे रिलेटेड क्वेश्चन थे। अब हम लोग का जो थर्ड टॉपिक है वो थर्ड टॉपिक क्या है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। मतलब कि इस चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है कि कितने टाइप्स के केमिकल रिएक्शन हो सकते हैं। तो हो सकता है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो, डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो, ऑक्सीडेशन हो, रिडक्शन हो, रेडॉक्स हो, एक्सोथर्मिक हो, एंडोथर्मिक हो। तो ये सारी टाइप ऑफ रिएक्शन हमको क्या करना है इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। ठीक, जो बच्चे दो वीडियो नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर फर्स्ट और सेकंड दोनों वीडियो देख लेंगे। तो हम लोग आते हैं आज के टॉपिक पे, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कितने टाइप्स के केमिकल रिएक्शन होते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन फर्स्ट हेडिंग हमारा क्या है, जो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है हम लोग एक बार देख लेते हैं क्या है। फर्स्ट रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड जो फिफ्थ है वो रेडॉक्स रिएक्शन है। तो हो सकता है हमको रिएक्शन के भी टाइप पढ़ने पड़े। ठीक है, जैसे रेडॉक्स में हमको क्या मिलेंगे, दो टाइप के और रिएक्शन मिल सकते हैं, एक ऑक्सीडेशन और एक रिडक्शन। तो पहले हम फर्स्ट रिएक्शन को पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। तो फर्स्ट रिएक्शन है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है कि कोई चीज आपस में जुड़ जाना, यानी कंबाइन हो जाना। तो यहाँ से हमको ध्यान देना है कि दो ऐसे रिएक्टेंट्स जो आपस में केमिकली कंबाइन हो जाए और वो केमिकली कंबाइन होने के बाद सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। देखिए डेफिनेशन, a reaction in which two or more reactants combine to form a single product combination reaction। मतलब कि दो ऐसे, देखिए टू एंड मोर देन टू, दो या दो से अधिक सिंगल रिएक्टेंट्स जो आपस में केमिकली कंबाइन होके जब किसी सिंगल प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन करते हैं तो उसको हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। एग्जांपल देखते हैं हम लोग। जैसे हम लोग मान लेते हैं एक रिएक्टेंट हम लोग का X हो गया और एक क्या हो गया Y, दोनों अलग अलग हैं। अब यह दोनों आपस में ऐड होकर हमको क्या मिल रहा है, X और Y मिल रहा है। तो इधर वाला हमको प्रोडक्ट के फॉर्म में मिला और इधर वाला किसके फॉर्म में है, रिएक्टेंट। तो हमारा डेफिनेशन क्या था, टू एंड मोर देन टू सब्सटेंस combine chemically to form a single product. This process is known as the combination reaction। कुछ और एग्जांपल लेके देख लेते हैं। जैसे हम बात करते हैं Na प्लस Cl, तो अब हम इसको ऐड कर देते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा, NaCl। तो देखिए ये भी आपस में रिएक्टेंट था, प्रोडक्ट में हमको क्या हो गया, एक साथ दोनों जुड़ गए। इसी तरह हम बात करते हैं हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। तो जब हम यहाँ पे इसको रिएक्ट कराते हैं तो देखिए ये भी जुड़ के हमको क्या मिल गया, H2O। क्या मिल गया, H2O। तो मतलब ऐसे सभी केमिकल्स रिएक्शन जो दो या दो से अधिक रिएक्टेंट्स आपस में केमिकली कंबाइन होने के बाद जब किसी सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं तो उसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। कुछ भी, एनी रिएक्टेंट्स, एनी एटम्स, ठीक है, जब वो आपस में रिएक्ट होते हैं केमिकली और वो कंबाइन होकर जब हमको दूसरे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं तो वो हमको क्या मिलते हैं, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाते हैं।
क्लियर है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन जो है सेकंड रिएक्शन है, वो हमारा क्या है, डीकंपोजिशन रिएक्शन। एक्चुअल तो ध्यान दीजिएगा, डीकंपोजिशन रिएक्शन जो है वह कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट अपोजिट है। मतलब इसमें दो और दो से अधिक रिएक्टेंट्स आपस में मिलकर सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे थे, तो ये ऐड हो रहे थे। अब ऐड मतलब कि दो या दो से अधिक एक साथ मिलके क्या करें, एक में बदल जाए। अब क्या है कि अब हमको डीकंपोजिशन में यहाँ पे यह देखना है कि जब कोई सिंगल कंपाउंड या सब्सटेंस किसी केमिकली रिएक्शन द्वारा दो या दो से अधिक पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, कोई सिंगल सब्सटेंस केमिकली सब्सटेंस या कंपाउंड केमिकल रिएक्शन के बाद जब दो या दो से अधिक पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। ठीक है, डीकंपोजिशन रिएक्शन जो है वह आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट अपोजिट है। ठीक, तो उसको हम देखते हैं। अब डिपेंड यह करता है कि हम लोग उस केमिकल रिएक्शन को किस प्रकार डिकम्पोज कर रहे हैं, मतलब किस प्रकार तोड़ रहे हैं, हीट एनर्जी, थर्मल एनर्जी, फोटो इलेक्ट्रिक। ठीक है, तो यह प्रोसेस हम लोग देखेंगे कि जिस रिएक्शन को जिस प्रोसेस द्वारा हम तोड़ेंगे उसको हम लोग उस नाम से जानेंगे। जैसे किसी को हीट करके तोड़ा जाता है तो उसे थर्मल एनर्जी बोला जाएगा, किसी को इलेक्ट्रिसिटी द्वारा डिसोसिएट किया जाता है इलेक्ट्रिकल रिएक्शन होगा, जब किसी को क्या किया जाता है फोटो इलेक्ट्रिक द्वारा तोड़ा जाता है तो फोटो इलेक्ट्रिक रिएक्शन होगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग। नेक्स्ट हेडिंग हम लोग का क्या है, डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, वरना मैं इसको इरेज कर देता हूं। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने अभी इसके पहले जैसे कि पढ़ा था क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हम लोग का हो गया है। अब हम लोग का आता क्या है, डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट रिवर्स होता है। तो एक्चुअली हम लोग देखते हैं क्या होता है। बोला है डीकंपोजिशन रिएक्शन आर प्रोसेस इन विच केमिकल स्पीसीज ब्रेक अप इनटू टू एंड मोर देन टू पार्ट्स। मतलब कि जब कोई केमिकली सब्सटेंस हो, ठीक है, उसको क्या किया जाता है, डिसोसिएट किया जाए केमिकली प्रोसेस द्वारा, टूट हो जाए या टूट जाए, तो उसको हम बोलते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। यह जस्ट किसका रिवर्स है, यह कॉम्बिनेशन रिएक्शन का क्या है, अपोजिट डीकंपोजिशन होता है। तो अब इसको हम कितने टाइप से डिसोसिएट कर सकते हैं या तोड़ सकते हैं। तो फर्स्ट हम बात करते हैं थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या होता है कि इसमें हम लोग जो हमारे पास केमिकली सब्सटेंस होता है उसको हम लोग एक फिक्स टेम्परेचर पे क्या करते हैं, हीट करते हैं। जब हम उसको फिक्स टेम्परेचर पे हीट करते हैं तो वो केमिकली सब्सटेंस ऑटोमेटिक क्या होता है, डिसोसिएट होने लगता है। जैसे देखिए हमने क्या लिया है, लाइमस्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, लाइमस्टोन होता है। तो अब इसको देखते हैं, लाइमस्टोन चूने का पत्थर बोलते हैं, जो घरों में हम लोग पेंट करने से पहले ला के भिगोते हैं, वो लाइमस्टोन है। एक्चुअली इसमें से हीट रिलीज होती है। ठीक, वो आपका क्या है, लाइमस्टोन है। तो लाइमस्टोन है, जब लाइमस्टोन को क्या मिल रहा है, हीट मिल रहा है। क्या मिल रहा है, हीट। तो देखिए वो किसमें टूट जा रहा है, वो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में डिसोसिएट हो जा रहा है। एक्चुअल में था कि ये एक सिंगलिश सब्सटेंस था, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया। एक बात ध्यान दीजिएगा, अभी मैंने लास्ट में थोड़ा सा 2 मिनट जिक्र कर देता हूँ कुछ सम इम्पोर्टेंट सिंबल। तो अगर स्टूडेंट्स कहीं एल लिखा होता है किसी भी रिएक्शन के आगे, तो एल यह रिप्रेजेंट करता है कि वह जो हमारे पास सब्सटेंस है वह किस में है, लिक्विड में है। अगर हमारे पास कहीं एस लिखा होता है तो किस में होता है, सॉलिड होता है। अगर कहीं जी लिखा है तो किस में होता है, गैस होता है। देखिए यहाँ जी लिखा हुआ है, यहाँ जी लिखा हुआ है, यहाँ एल लिखा है ना। तो यह किससे रिप्रेजेंट करता है, इसका मतलब यह होता है कि हमारे पास जो भी केमिकल में है और हम लोग पढ़े हैं कि उसकी स्टेट भी चेंज हो सकती है। तो एल का मतलब क्या होता है, लिक्विड, एस का मतलब सॉलिड, जी का मतलब गैस।
अब कहीं पर DIL भी लिखा होता है, डाइल्यूट, जिसको हम बोलते हैं क्या है, डाइल्यूट। डाइल्यूट का मतलब यह होता है कि हमारे पास जो भी केमिकल्स प्रेजेंट है उसमें कुछ मात्रा में इम्प्योरिटी मिली हुई है, मतलब कि कुछ वाटर की मिक्सिंग भी उसमें है, यानी वह प्योर सब्सटेंस या प्योर। ऐसे केमिकल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग डाइल्यूट का यूज करते हैं, डी है ना, DIL, जिससे हमको यह पता चल जाता है कि जो हमारे पास केमिकल है एक्चुअल में वह डाइल्यूट है, मतलब उसमें कुछ अमाउंट में वाटर मिक्स की गई है। दूसरा होता है CONC। कॉम मतलब होता है कंसंट्रेशन, जिसको बोलते हैं। यह कंसंट्रेशन जो होता है यह हमको प्योर आपके केमिकल्स होते हैं, यानी यह इसमें जो होते हैं इसमें वाटर की मिक्सिंग नहीं होती है, ठीक है। तो इसको हम लोग कंसंट्रेट के नाम से जानते हैं, यह शुद्ध माना जाता है या इसको हम लोग प्योर मानते हैं। तो ध्यान दीजिएगा ये सिंबलाइज हो। तो देखिए लिक्विड, तो ये हमारा जो था थर्मल रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब क्या होता है कि उसमें हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक्स पूरे सिस्टमेटिक ढंग से होते हैं और उस सिस्टम से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी केमिकल को पास कराते हैं, तो जब उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो की जाती है तो ऑटोमेटिक उसको क्या करते हैं, 2 पार्ट या 2 से अधिक पार्ट में तोड़ देता है या डिवाइड कर देता है। तो सबसे यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे हम लोग लेते हैं क्या है, H2। क्या लेते हैं, H2 हमारे पास लिक्विड स्टेट में होता है। जब हम उसको क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी यानी किसी ऐसे चैम्बर से पास कराते हैं, तो जब उसको पास कराते समय जब उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराई जाती है तो क्या होता है, जो हमारे पास H2 होता है वो 2 पार्ट में डिसोसिएट हो जाता है। तो H2 देखिए यहाँ पे हमारे पास किसमें टूटा है, H2 प्लस O2, दोनों किसमें टूटे हैं, गैस में। आपको याद रहा होगा इसी रिएक्शन को हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन में भी पढ़े थे, तो वहाँ H2 और O2 मिलकर क्या बना रहे थे, H2O मिलकर बना रहे थे, तो एडिशन था। अब यहाँ पे H2O किसमें टूट रहा है, H2 और O2 में टूट रहा है, तो ये क्या होगा, डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया। ये रिएक्शन इलेक्ट्रिसिटी द्वारा कंप्लीट कराई जाती है। नेक्स्ट है फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो नॉर्मली फोटो इलेक्ट्रिक यानी कि कुछ लाइट्स के द्वारा भी डिकम्पोज हो जाते हैं, उनको हम तोड़ने के लिए लाइट का यूज करते हैं। जैसे आप लोग फोटोसिंथेसिस में देखे होंगे, जो भी आपके ग्लूकोज के रिएक्शन होते हैं, जो भी प्लांट्स आपस में रिएक्शन करते हैं, एक्चुअल में किसके प्रेजेंस में करते हैं, वो फोटो यानी लाइट के प्रेजेंस में करते हैं। अगर लाइट नहीं मिलेगी तो उनकी केमिकली रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगी, जिसके कारण वो अपना खुद का फूड तैयार नहीं कर पाएंगे या ग्लूकोज जो भी चीजें हैं वो उसको नहीं बना पाएंगे इस टाइम। चलिए देखते हैं, तो हम लोग बात करते हैं AgCl हमारे पास है। तो जब AgCl का है व्हाइट कलर का है, तो जब हम इसको लाइट पास कराते हैं, जब लाइट सनलाइट इस पे पड़ती है तो क्या होता है, Ag देखते हैं तो सॉलिड में अलग टूट जाता है, ग्रेस व्हाइट कलर का हो जाता है, और प्लस हमारा Cl2 गैस क्या होता है, वो येलो ग्रीन के साथ हमको दिखाई देता है, ठीक। तो यह हमारा था डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग का आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या होता है, आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या होता है, रिएक्शन होता है एक्चुअल में। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब यह होता है कि जब मोर एक्टिव, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है जगह बदल जाना, डिस्प्लेस कर जाना, अपनी जगह से दूसरी जगह चले जाना। तो ये तभी पॉसिबल है, जैसे आपसे कोई कमजोर आदमी आपको बोलेगा कि चलो हटो मेरी जगह से, तो आप नहीं हटोगे, क्यों, क्योंकि सामने वाला आपसे कमजोर है। लेकिन जब वही आपसे अच्छा स्ट्रांग आ जाए, हेल्दी आ जाए, अच्छा खासा पर्सनालिटी वाला आ जाए, तो आपको अगर एक बार भी बोलेगा कि चलो हटो मेरी जगह से, तो आपको उसकी जगह से हटना पड़ेगा। तो जस्ट सेम कंडीशन यही होता है कि जब मोर एक्टिव एलिमेंट्स लेस एक्टिव एलिमेंट्स से रिएक्ट करता है, तो लेस एक्टिव एलिमेंट्स अपने पूरे परिवार को छोड़ के गायब हो जाता है। इसी कंडीशन को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी जब मोर एक्टिव एलिमेंट्स द्वारा लेस एक्टिव एलिमेंट्स को डिस्प्लेस कर दिया जाए यानी हटा दिया जाता है, तो यह रिएक्शन हमारा कहलाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसके लिए हमको सबसे बड़ी बात कि हमको रिएक्टिविटी सीरीज याद होनी चाहिए। तो मैं कुछ रिएक्टिविटी सीरीज आपके सामने नोट कर देता हूं, आप उसको लर्न कर लीजिए, क्योंकि उससे रिलेटेड हम लोग के पास बहुत सारी क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट हेडिंग है हम लोग का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
तो स्टूडेंट्स देखिए हम लोग का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लिखा हुआ है मोर रिएक्टिव मेटल्स रिप्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल, दिस प्रोसेस इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब कि जब अधिक एक्टिव मेटल्स अपने से कम एक्टिव मेटल को क्या करे, हटा के उसकी जगह को कवर कर ले, तो इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक, इसके लिए हमारे पास कुछ टेबल है जो सीरीज है, तो जिसमें पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर एंड गोल्ड है। तो ऊपर से नीचे आने पर रिएक्टिविटी सीरीज क्या हो रही है, घट रही है, यानी डिक्रीज हो रही है। ऊपर से नीचे आने पर रिएक्टिविटी सीरीज क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, घट रही है। तो अब हमको देखना है कि एक्चुअल में रिएक्शन कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहली बात की ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमने क्या लिया है, कॉपर सल्फेट लिया है, और यहाँ पे क्या लिया है, आयरन। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमारे पास आयरन है और यहाँ पे क्या है, कॉपर। तो मैंने बोला कि ऊपर से नीचे आने पर रिएक्टिविटी सीरीज क्या हो रही है, घटती है। तो ऊपर से नीचे आने पर रिएक्टिविटी सीरीज क्या हो रही है, घट रही है। तो ध्यान दीजिए, Fe जो होगा कॉपर से अधिक रिएक्टिव होगा, यानी Fe के अंदर इतनी कैपेसिटी है कि वो कॉपर को क्या करेगा, हटा देगा। तो मैंने अभी बताया था कि जब अधिक ताकतवर इंसान आता है तो लोग अपने सामान को छोड़ के क्या करते हैं, गायब हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं, तो ये जो कॉपर सल्फेट है वह सल्फेट को छोड़कर SO4 को छोड़ के गायब हो जाएगा। जब ये गायब हो जाएगा तो ये Fe क्या करेगा, SO4 के साथ ऐड हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब इसी तरह से हम बात करते हैं, जैसे कि मान लेते हैं Mg Cl2, यहां से Na। अब देखिए, यहाँ सोडियम जो है मैग्नीशियम से अधिक एक्टिव है। सोडियम मैग्नीशियम से पहले पड़ा है, जिसके कारण यह मोर एक्टिव एलिमेंट है। तो क्या करेगा, मैग्नीशियम को क्लोरीन से रिप्लेस कर देगा। तो देखिए, जब ये मैग्नीशियम को क्लोरीन से रिप्लेस करेगा, ये हमारे पास क्या बनाएगा, ये बनाएगा 2NaCl प्लस Mg। क्या बनाएगा, 2NaCl प्लस Mg। तो इसी तरह से हम लोग को ये टेबल अगर याद रहेगा, तो अगर हम रिएक्टिविटी सीरीज में देख के तुरंत बता सकते हैं कि यह डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करेगा या नहीं। चलिए हम कुछ रिएक्शन लेते हैं और उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या वह रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं। ठीक है, इसको इरेज करते हैं। चलिए, अब आपको यह देगा, आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि विच रिएक्शन आर शो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मतलब वह कौन सी केमिकल रिएक्शन है जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को शो कर सकती है। तो चलिए पहले वाले को हम चेक करते हैं। पहला वाला कॉपर है, दूसरा मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो देखते हैं कि कॉपर जो है यहाँ पे और मैग्नीशियम यहाँ पे, यानी कि कॉपर जो है वो मैग्नीशियम के कंपेयर में लेस एक्टिव एलिमेंट्स है। तो जब कॉपर मैग्नीशियम के कंपेयर में लेस एक्टिव एलिमेंट्स है, तो यह इसको कभी नहीं रिप्लेस कर पाएगा। यानी जो यह फर्स्ट इक्वेशन है यह नो रिएक्शन होगा। क्या होगा, मतलब कि यह कोई भी रिएक्शन नहीं करेगा। तो हम लोग एकदम सिंपली इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। सारा खेल जो है ये रिएक्टिविटी सीरीज की है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मैग्नीशियम यहाँ कॉपर है। तो अब देखिए, मैग्नीशियम यहाँ है, यहाँ पे क्या है, कॉपर है। तो मैग्नीशियम कॉपर के कंपेयर में अधिक एक्टिव एलिमेंट्स है, तो क्या करेगा, यहाँ से केवल कॉपर गायब होगा। तो हमको मिलेगा क्या, MgSO4 प्लस C, यानी यह रिएक्शन आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करेगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं FeSO4 प्लस Cu। तो क्या यह रिएक्शन शो कर सकता है। तो हम देख रहे हैं यहाँ Cu है और यहाँ क्या है, Fe है। तो इसका मतलब यह भी आपका नो रिएक्शन होगा।
यह भी आपका रिएक्शन शो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि कॉपर जो है वह आयरन के कंपेयर में लेस रिएक्टिव मेटल है, जिसके कारण कि यह क्या होगा, यह रिएक्ट नहीं करेगा। कभी कभी आपसे एग्जाम में डायरेक्ट रिएक्टिविटी सीरीज भी लिखने के लिए पूछता है, तो हम लोग कुछ यहाँ पे बात कर लेते हैं कुछ बेसिकली क्वेश्चन। जैसे कि आपसे कभी कभी पूछा जाता है कि आयरन रॉड के कंपेयर में जो हमारा सिल्वर रॉड होता है उसमें रस्टिंग कम होती है, क्यों? तो सिंपल सी बात है कि सिल्वर के कंपेयर में आयरन रॉड जो होता है उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, जिसके कारण वह सिल्वर से फास्ट रिएक्ट करता है। आप लोग गोल्ड देखे होंगे, गोल्ड में रस्टिंग बहुत सालों में धीरे धीरे होता है, सिल्वर में भी धीरे धीरे होता है, लेकिन आयरन आप 1 से 1.5 सप्ताह तक रख दीजिए बाहर तो देखिए उस पर क्या होता है, रस्टिंग प्रोसेस शुरू हो जाती है। और दूसरी बात कि जिस भी मेटल की सरफेस एरिया अधिक होगी, जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं, आपसे पूछा जाता है कि 1 सप्ताह बाद जब हम एनालाइज की जाती है तो देखा जाता है कि जो गेट का वजन है वह बहुत ज्यादा है और लोहे का कम है और उसका और कम है। तो यहाँ पे यह डिपेंड होता है कि गेट के वजन बहुत ज्यादा होने से यह मतलब है कि जिसका सरफेस एरिया जितना अधिक होगा उस पर रस्टिंग उतनी ही फास्ट होगी। क्यों? क्योंकि सारे मॉइस्चर उसी पे आके ज्यादा से ज्यादा वो मॉइस्चर रोकेगा तो उस पर रस्टिंग उतनी ही तेजी से होगी। ठीक है, तो आप इस बात को ध्यान दीजिएगा कि जिसकी सरफेस एरिया जितनी अधिक होगी उसकी रस्टिंग उतनी ही ज्यादा होगी। दूसरा, अगर हमको आयरन पॉट मिले, सिल्वर पॉट मिले और गोल्ड पॉट मिले, इसमें पूछा जाएगा कि किसकी रिएक्टिविटी, अरे कौन सबसे पहले डिस्ट्रॉय होगा या रिएक्ट करेगा, तो आयरन सबसे पहले रिएक्ट करता है। इसमें आपका जो केस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं इस टॉपिक से बहुत ही ज्यादा बनते हैं, जो कि एकदम सिंपली होते हैं। ठीक है, तो जिसकी सरफेस एरिया अब वो मेटल सीरीज से डिपेंड करता है कि वह सेम टाइप मेटल है या डिफरेंट टाइप मेटल है। पिछली बार आप लोग देखे होंगे कि कुछ ऐसे ही केस बेस्ड क्वेश्चन आए थे जो मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज से पूछे गए थे। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट और रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो ये इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए। चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि हम लोग को क्या करे, सपोर्ट मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।